नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम करते साइकोलॉजी के लिए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मोस्टली है। तो हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास नंबर 4 रहेगी, 4 या 5 है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी 1986 में, उसका जो एनविसाज क्या था, मतलब उसका जो विज़न क्या था, इट्स ए नेशनल प्रोग्राम। ठीक है, अनुसार एजुकेशन क्या था, एक नेशनल प्रोग्राम जो होना चाहिए। ठीक है, अब आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई और इसकी अध्यक्षता किसने की, मतलब किसकी देखरेख में ये बनी, वो थी कस्तूरी रंगन। ठीक है, कस्तूरी रंजन की समिति में ये बनी। ठीक है, 5+3+3+4 इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट है हु रोड द बुक द स्कूल एंड द सोसाइटी। द स्कूल एंड सोसाइटी बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो ये लिखी गई थी आपके पास जॉन ड्यूई ने। ठीक है, जॉन ड्यूई, कुछ डीवे बढ़ते हैं इसको। स्कूल एंड सोसाइटी इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार पूछते हैं इस क्वेश्चन इस बुक को। नेक्स्ट है द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन द क्लास विल हेल्प टीचर्स टू। अगर आपको किसी टीचर को पता होगा कि क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, यानी कि जो हम हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, तो उसका मतलब क्या हो सकता है इसके लिए। मतलब टीचर को अगर पता हो तो क्या करेगा, वो करेगा, प्लान करेगा टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ को उसके अकॉर्डिंग, ताकि सब बच्चों को सब बराबर जो समझ आए। नेक्स्ट है अ टीचर इज टीचिंग स्टूडेंट दैट दे शुड नॉट गेट इरिटेटेड विद अदर व्यूज़ इवन इफ दे आर अगेंस्ट देयर व्यूज़, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ देयर। तो वो कौन सी किसकी केयर रख रहा है टीचर को, ताकि वो टीचर ये देख रहा है कि बच्चे इरिटेट भी ना हो पढ़ते पढ़ते, तो कर रहा है उनकी इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा a student was solving the mathematical problem and got puzzled with one. After devoting some time in thinking about a solution, he suddenly got a clue and solved the problem. It's learning through. अभी कौन सी लर्निंग हुई है, वो ट्रायल एंड एरर वाली आई थिंक। तो एक उसमें वो कौन सी कंडीशनिंग आई आपकी, ऑप्शन नंबर सी, इनसाइड थ्योरी। अच्छा, कौन सी है वो, इनसाइड थ्योरी, मतलब उसको देखता रहा बार बार, फिर उसको देख देख के समझ आ गया, तो वो इनसाइड थ्योरी की। ठीक है, सुल्तान वाली, मतलब उसने पहले सॉल्व किया था वो क्वेश्चन, क्योंकि वो एक में ही फंसा ना, पहले तो उसने सारे क्वेश्चन, अगर ऐसा हो रहा होता कि अगर वो बहुत सारे पजल्स में मतलब नहीं हो रहे थे उससे सॉल्व, वो बार बार ट्राई कर रहा था, ठीक है, आंसर नहीं, तो वो ट्रायल एंड एरर वाली थ्योरी आती है उसमें। नेक्स्ट है डैश कैन बी काउज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। अब लर्निंग डिसेबिलिटी किसकी वजह से हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी एंड सी, या फिर आपका सेरेब्रल पैल्सी और आपका हेरिडिटी फैक्टर। कल्चर तो उसमें आएगा नहीं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे ईगोसेंट्रिक इज। पियाजे के अकॉर्डिंग ईगोसेंट्रिक क्या रहते हैं, तो वो रहते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिजॉल्व अराउंड हिम। अब होता क्या है, आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी, तो बच्चा क्या करता है, एक टाइम के बाद सोचने लगता है कि सारे उसको देख के ही खुश हो रहे हैं, मतलब उसको वो सेंटर पॉइंट में है, तो उसने इसको क्या नाम दिया कि ईगोसेंट्रिक हो जाता है वही बच्चा इस एज में पहुँच के। ठीक है, अगर किसी ने पियाजे की थ्योरी पढ़ी हो तो उसने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, 2 से लेकर 6 वर्ष की जो आयु होगी उसमें उसको लगता है कि वो ही सेंटर में है, और जो वो करेगा तो उसको देख के हम पेरेंट्स हंस रहे हैं, उसको देख के मतलब सबका ध्यान उसी की तरफ है, तो थोड़ा सा ईगोसेंट्रिक हो जाता है बच्चा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू। अब डेवलपमेंट किससे रिलेट करती है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, मैच्योरिटी, ग्रोथ, एज, सबके ऊपर डेवलपमेंट जो है वो क्या करती है, रिलेट करती है। अलग अलग जो थे हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, अलग अलग चीज़ों को, किसने एज को माना, किसने माना कि मैच्योरिटी होती है कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ ए चाइल्ड इज रिटन बाय। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई थी ये, तो ये लिखी गई थी ऑप्शन नंबर ए, पियाजे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, 9th का ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे, स्विट्ज़रलैंड के थे ये भी क्वेश्चन पूछ लेते कई बार कि कहाँ से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन कब एस्टेब्लिश किया गया, तो नन ऑफ दिस में से तो कहीं कभी भी एस्टेब्लिश नहीं किया गया। मुझे बताना कब किया गया था, 1995, 1992 में, या फिर 2010 में, मुझे बताना कब किया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OBP वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। ये तो आपको सभी को पता होगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत पड़ गई थी हमें 1990 में, हुआ था ये ना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और इसके ऐसा था कि मतलब 2 कमरे होने चाहिए, बाहर एक मतलब बड़ा सा बरामदा टाइप होना चाहिए, तो वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रोग्राम था। नेक्स्ट है रिवॉर्ड फैसिलिटेट लर्निंग एट अ फास्टर पेस, दिस स्टेटमेंट फॉल्स अंडर विच कैटेगरी अमंग द फॉलोइंग। मतलब रिवॉर्ड फैसिलिटेट करता है लर्निंग को, और बहुत ही फास्टर, मतलब अगर आप रिवॉर्ड देते रहेंगे तो बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा। तो ये कौन से कैटेगरी के अंडर आता है, तो ये आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिसर्च हाइपोथेसिस के अंडर।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न था द स्टेज इन विच अ चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट इज नोन एज। अब ऐसी कौन सी, जब थोड़े से मतलब लॉजिक आ जाता है बच्चों में, तो वो कौन सी स्टेज होती है बच्चों की, तो वो होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, सेंसिटिव मोटर स्टेज भी आती है, जब जब सेंसी से सीखता है, फॉर्मल ऑपरेशन आती है, फिर कंक्रीट ऑपरेशन आती है। पहले कंक्रीट ऑपरेशनल आती है स्टेज ना, उसके बाद आगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स, अपने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कोग्निटिव डोमेन। इनमें से कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है कोग्निटिव डोमेन का, तो वो रहता है आपका ऑप्शन नंबर डी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, बाकी सारे रहते हैं, इवैल्यूएशन भी होती है, सिंथेसिस भी होती है, एनालिसिस भी होती है। पढ़ा होगा आपने इसमें कि आप ऐसे लिखना है कि मतलब लेसन प्लान, हम लेसन प्लान जो बनाते हैं, जो हम पर हम इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव लिखते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करते हैं। तो में आपको सिंथेसिस भी आता है, इवैल्यूएशन भी आता है, इंस्ट्रक्शन नहीं आता है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस एज कौन सी होती है, मोस्टली जो आपकी टीन एज होती है उसको हम एडोलेसेंस की एज मानते हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा, इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स। नेक्स्ट है टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, स्पीमैन ने दी थी। 16 का ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन तो लगभग तीसरी या चौथी बार आ गया, तो जो बोलते हैं रिपीट नहीं होते क्वेश्चन वो देख लें। तीसरी बार तो मैंने ही करवा दिया और ये रिपीट हुए हैं सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट है इक्वेशन जी प्लस S1 S2 S3 इजिकल टू ए रिलेटेड टू, किससे रिलेट करती है, कौन सी थ्योरी थी ये थी टू फैक्टर थ्योरी। ओके, अगला प्रश्न है हमारा द लोएस्ट एंड हाईएस्ट स्कोर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिग्निफाइज। अब लोएस्ट और हाईएस्ट तो ये रेंज आती है, आई थिंक 8 तक ऑप्शन बी रहेगा, रेंज आती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है बिहेवियरिज्म के फाउंडर कौन थे। आप जिसने वो पढ़ी होगी साइकोलॉजी, क्या बोलते हैं उसको, फिलॉसफी पढ़ी होगी, तो उसमें वो आए थे बिहेवियरिज्म, नेचुरलिज्म, ठीक है, आदर्शवाद, ये बिहेवियरवाद, तो सारे आते हैं। तो उन्होंने पूछा कि बिहेवियरिज्म के फाउंडर कौन है, तो 19 में एक ऑप्शन नंबर सी रहेगा, वॉटसन, JB वॉटसन इसके फाउंडर हैं। ग्रुप फैक्टर थ्योरी इज रिलेटेड टू। अब ग्रुप फैक्टर थ्योरी किससे रिलेट करती है, थर्नस्टन से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा, थर्नस्टन। नेक्स्ट है इफ़ अ स्टूडेंट कम्स लेट टू द स्कूल ऑन अ डेली बेसिस देन इट विल बी अप्रोप्रिएट टू। अगर कोई बच्चा अगर रोज़ रोज़ स्कूल आता है तो उसको मतलब क्या करना चाहिए, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब आप ईयर का एंट्रांस पेपर भी देते हो। तो देखो पहले तो रीज़न जानो, फाइंड आउट द रीज़न फॉर हिज बिहेवियर, मतलब कुछ ना कुछ रीज़न होगा, हो सकता है उसको बच्चे को घर में बहुत सारे काम करवाते हों या फिर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो स्कूल का, तो पहले उसका रीज़न पता करो। नेक्स्ट है एन इंट्रोस्पेक्शन मेथड द सब्जेक्ट एंड इन्वेस्टिगेटर आर। अब इन इंट्रोस्पेक्शन मेथड में जो सब्जेक्ट एंड इन्वेस्टिगेटर जो हैं वो क्या रहते हैं, तो वो क्या रहते हैं, एक सब्जेक्ट एंड दोनों जो है सेम पर्सन रहते हैं, सब्जेक्ट एंड इन्वेस्टिगेटर इज द सेम पर्सन, तो याद रखें हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड में। नेक्स्ट है हु सेड साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। अब ये किसने कहा था कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी रहती है ह्यूमन के नेचर की, तो ये रहती है आपका बोरिंग ने कहा था ये, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा, बोरिंग। अगला प्रश्न देखेंगे हम, विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड थिंकिंग अकॉर्डिंग टू ब्रूनर। पहली स्टेज कौन सी रहती है चाइल्ड की थिंकिंग के लिए ब्रूनर के अकॉर्डिंग, तो वो रहती है आपकी इनएक्टिव स्टेज, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है हमारा विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इनमें से कौन से रिलेट नहीं करता है, तो 25 में एक ऑप्शन नंबर है आपका, ऑप्शन नंबर ए टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थोड़े से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से करें, जहाँ से भी आप डिटेल में कर रहे हो। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी तब हम करेंगे डेली बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको जहाँ जहाँ जितनी भी बुक्स होंगी ना अवेलेबल मार्केट में, मैं कोशिश करूँगा मैं सब से आपको साइकोलॉजी करवाने की कोशिश करूँ, ठीक है। अब तो डिटेल लेक्चर तो नहीं आएंगे क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम चाहिए और आपका टैट बहुत जल्दी आने वाला है, तो अभी तो आप MCQ ही करें। ओके, नेक्स्ट है नेचर ऑफ इवैल्यूएशन। अच्छा एक क्वेश्चन रह गया ऊपर, इसको कर लेते हैं। मेच्योरिटी इज़ रिलेटेड टू, तो मेच्योरिटी किससे रिलेट करती है, तो ये रहती है आपकी मेंटल डेवलपमेंट से भी और फिजिकल डेवलपमेंट से भी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा। नेचर ऑफ इवैल्यूएशन इज़, अब इवैल्यूएशन का नेचर कैसा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपका क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव, इसका भी सही उत्तर आपका सी रहेगा, दोनों का सी आंसर। अगला प्रश्न है हु प्रपोंडेड द बेसिक थिंकिंग मॉडल। जो आपका बेसिक थिंकिंग मॉडल है उसको किसने दिया था, तो वो दिया था आपका रॉबर्ट ग्लेसार ने, ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही उत्तर रहेगा।
नेक्स्ट है हु सेड इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडॉप्ट न्यू सिचुएशन। ये किसने कहा था कि इंटेलिजेंस जो है वो एबिलिटी होती है किसी नए सिचुएशन को अडॉप्ट करने की। तो ये किसने कहा था आपका पिंटर ने कहा था, पिंटू मामा पिंटर ने ये कहा था। ठीक है, चलो एक एक हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे जो भी हमारा पास नेक्स्ट मटेरियल है उनसे हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन करेंगे अभी हम। अगर किसी को और भी चाहिए होगा कि जैसे केमिस्ट्री के तो अब MCQ ही आएंगे मोस्टली। आर्ट्स के लिए सिर्फ मैं कुछ नहीं करवा पा रहा अभी तक, क्योंकि आर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसके, बहुत ज़्यादा 3 वीडियोज़ में ऐसे ही ला रहा हूँ और थोड़ा सा और भी खुद का भी थोड़ा बहुत काम होता है। तो कोशिश करेंगे कि चलते रहें। अभी तो ये सफ़र लंबा है, अभी नेक्स्ट भी तो आएंगे, बहुत सारे आएंगे अभी तक टैट हमारे, तो सबके लिए करवाई जाएगी धीरे धीरे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। एट लोअर क्लासेस प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज़ बेस्ड ऑन। अब प्लेवे मेथड किसने दी था, किंडरगार्टन वाला, तो ये फ्रोवेल ने दिया था ना किंडरगार्टन वगैरह। तो लोअर क्लासेस में प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज़ बेस्ड ऑन, तो किसके ऊपर बेस्ड रहता है प्लेवे मेथड, तो ये रहता था आपका ऑप्शन नंबर सी, साइकोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, साइकोलॉजी के प्रिंसिपल के ऊपर। अब होता क्या, जो आपके फोवेल थे ना, तो कुछ ऐसा था कि उनका बचपन में वो मतलब वो खेलते खेलते बहुत कुछ सीखे थे, तो इसलिए उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की और उनको बड़ा मज़ा आता था, तो इसलिए उन्होंने बोला कि एक किंडरगार्टन मेथड होना चाहिए। नेक्स्ट है द लेट चाइल्डहुड पीरियड चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ विच फिजिकल एंटिटी, CIE थोड़ा सी क्या लिखा है, कौन सी फिजिकल एंटिटीज इसमें आती हैं लेटर चाइल्डहुड पीरियड में, कौन सी मेथड को मतलब समझना स्टार्ट कर देता है, तो उस मास को भी समझना स्टार्ट कर देता है, नंबर को भी और एरिया को भी। इतना तो बच्चा देख ही सकता है कि कौन सा कि ज़्यादा बड़ा एरिया ये है कि ज़्यादा बड़ा एरिया ये है, ये बच्चा समझना स्टार्ट कर देता है। नंबर में कौन सा ज़्यादा है, ये नंबर में ज़्यादा है, ये नंबर में ज़्यादा है, तो बच्चा ये समझना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है द मेन पर्पस और PTA पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन इन द स्कूल इज़। अब PTA जो होती है ना, मतलब मेन पर्पस क्या रहता है, तो वो रहता है कि इन्वॉल्व, मतलब जो भी स्कूल की फंक्शनिंग हो रही है उसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, इन्वॉल्व पेरेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल फंक्शनिंग। नेक्स्ट है अ यंग चाइल्ड रिस्पॉन्ड टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ ए रिस्पॉन्स मेड बाई हिम और हर इन अ सिमिलर सिचुएशन एज इन द पास्ट, दिस इज़ रिलेटेड टू। तो ये कौन सा किससे रिलेट करती है, तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी, थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, तो अर्ली चाइल्डहुड का कौन सा इसमें मतलब क्या रहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो प्ले एज तो शायद इसकी ख़त्म ही हो गई होती है, बच्चा जो है वो गैंग बनाने से पहले वाली एज है कि गैंग तो आपको पता है कि गैंग के बनना स्टार्ट हो जाती है, इमिटेशन एज भी होती है, क्वेश्चनिंग एज भी होती है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, और कहीं ना कहीं प्ले एज जो है यहाँ पे ख़त्म हो रही होती है, बचपन में बहुत ज़्यादा बच्चे खेलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज़ नॉट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस, तो इनमें से इमोशनल डिस्टर्बेंस को कौन सी चीज़ जो मैनिफेस्ट नहीं करती है, तो छठे का ऑप्शन नंबर डी है ऑटिज़म। ऑटिज़म क्या होता है तो मुझे बताएगा, मैं भी स्किप कर रहा हूँ उस लाइन को। तो नेक्स्ट है द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 स्पेसिफाई दैट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एडमिटेड फॉर द फर्स्ट क्लास टू द फिफ्थ क्लास इज़ अबव 200 देन पीपल टीचर रेशियो कितनी हो चाहिए। अगर बच्चों की संख्या 1 से लेकर 5 तक 200 है, तो पीपल टीचर रेशियो कितनी हो चाहिए, मतलब एक टीचर के ऊपर कितने ज़्यादा बच्चे होने चाहिए, तो वो कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी 40, 1 से लेकर 40 कर सकते हैं उस केस में। फिर नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो है, डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज लीनियर, इट इज़ नॉट टेक्स प्लेस एट द सेम पेस, तो कौन सा रहेगा आपका, यही रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब डेवलपमेंट जो सेम पेस से नहीं चलती है। हो सकता है कि किसी, आप ये तो आपको पता ही है कि आपका हर दिन जो अलग होता है, अलग दिन आप नया सीखते हो, अलग क्लास में आप नया सीखते हो, तो अलग चलता है। नेक्स्ट है सोशल बिहेवियर नॉट ऑब्जर्व इन द चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड, सोशल बिहेवियर नॉट ऑब्जर्व इन द चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब बच्चों के अंदर जो है वो आपको पता है कि बच्चों में सोशल कहाँ आता है, बच्चों को क्या पता रहता है, बच्चों को अपनी सिर्फ मदर ही चाहिए होती है, सोशली वो नहीं होता इतनी ज़्यादा एक्टिव, वो क्यों नहीं होते, 9th का ऑप्शन रहेगा सी, अट्रैक्शन टुवर्ड द अपोजिट सेक्स। ठीक है, मतलब ये है कि बाकी वो सब कुछ करेंगे पर क्या अपोजिट सेक्स के ऊपर अट्रैक्शन जो है वो नहीं होती है।
एडजस्टमेंट करना भी सीख लेते हैं, ग्रुप में के लिए लॉयल्टी गैंगेज भी बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और अपने मतलब बड़ों को देखने जो है वो उनको देख देख के सीखना भी लगते हैं। देखा आपने एक देखा होगा आप यूट्यूब पे सौरभ जोशी ब्लॉग्स, उसमें देखना एक पीयूष है और एक कुणाली है। तो जो कुणाली छोटा है पीयूष बड़ा है, तो कुणाली जो क्या करता है वो अपने बड़े भाई पीयूष जो भी करता है वो उसी की तरह करना चाहता है कि मैं उसी की तरह करूं, ठीक है। तो वही है कि अपने पीएच को देखने में मतलब पीएच को देख के जो करते हैं वो ये करने लगते हैं। नेक्स्ट है एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्रिफ, इट इज़ सेड बाई। अब एडोलेसेंस कौन सी एज रहती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन की रहती है, तो ये किसने कहा था ये बात, तो ये कही थी आपकी स्टैनली हॉल ने ये बात कही थी, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टैनली हॉल ने ये बात कही थी। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एडवोकेट द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल इंटेलिजेंस जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस, तो ये कौन सी थ्योरी थी, तो ऑप्शन नंबर ए 2 फैक्टर थ्योरी। देखिए 2 फैक्टर थ्योरी के कितने क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है द फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल इन द डैश डोमेन ऑफ लर्निंग, जो द फीलिंग रहती है कौन सी, एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर कौन से डोमेन के अंडर आती है, तो 12वीं का ऑप्शन नंबर बी रहेगा अफेक्टिव डोमेन। अगला प्रश्न द फोर्थ ऑफ द 6 डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ एथिकल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग इज, कौन जो हमारा कोलबर्ग के अकॉर्डिंग जो 6 डेवलपमेंट स्टेजेस रहती हैं एथिकल बिहेवियर की, उसमें से फोर्थ कौन सी है, तो 13 का ऑप्शन नंबर है यहाँ पे डी ऑप्शन। कौन सी है, अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर, मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है आउट ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स विच नीड इज़ फुलफिल्ड बाय प्रोवाइडिंग मिड डे मील टू द स्कूल ऑफ चिल्ड्रन, तो मिड डे मील प्रोवाइड करवाने से मतलब क्या हो जाएगा बच्चों के लिए, ऐसा ये पूछना चाह रहा है। तो क्या बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड रहती है, मतलब कौन सी नीड है, इतना पूछता है कि कौन सी नीड है, तो बेसिक है नीड ना, और क्या है फिजियोलॉजिकल भी नीड है ये। नेक्स्ट है द अफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन ऑफ न्यू वर्ड्स इन द क्लासरूम इज़, तो वो क्या रहेगा ओरल ड्रिल रहेगा, तो 15 का ऑप्शन नंबर डी रहेगा ओरल ड्रिल। देखिए जितना आप शब्दों को बोलते हो उतना ही आप अच्छे से उनको प्रोनाउंशिएट कर पाते हो। अब हमारी एज के जो हैं वो क्योंकि हमने जो स्टार्ट की थी इंग्लिश पढ़ना वो 3rd क्लास में पढ़ना स्टार्ट की थी, और सच बताऊं तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उनको इंग्लिश के वर्ड्स को सीखने में। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें प्रोनाउंशिएट करना ही नहीं आते, प्रोनाउंसिएशन ही प्रोनाउंशिएट करना नहीं आता, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो क्यों है, क्योंकि हमें बचपन से नहीं है वो क्या, और ये मतलब चलती रहती है आपके साथ, कहीं ना कहीं आप फंसोगे ही फंसोगे। नेक्स्ट है 3 डायमेंशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड आर, तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग 3 डायमेंशन क्या है इसके, तो ये हैं ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। अगला है स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज़ प्राइमरली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट, जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट रहती है ना तो वो किसके ऊपर बेस्ड रहती है प्राइमरली, तो वो रहती है आपकी 17 का ऑप्शन नंबर डी टीचर नो देयर लर्नर बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर। वो तो पता ही है आपको कि एक्सटर्नल एग्जामिनर को थोड़ा ना पता होता है कि कौन सा टॉपर है कौन सा नहीं है, इसका क्लास वाला टीचर को सब पता होता है। फॉर सबमिटिव एवेल्यूशन द बेस्ट टूल टू बी यूज्ड इज़ और आर कौन सा है, तो बेस्ट टूल क्या रहता है सबमिटिव इवैल्यूएशन के लिए, तो इसमें तो शायद सारे ही आ जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट लाइक जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं घर में खाना बना रहे हो, तो खाना बनाते बनाते अगर आपने उसको चख लिया तो वो होगी फॉर्मेटिव, अगर किसी और ने बाद में आके चखा बनाने के बाद तो वो हो गया कि सबमिटिव, यानी कि जो एग्ज़ाम आपके ड्यूरिंग सेशन हो जाएंगे तो होंगे आपके फॉर्मेटिव आपके असेसमेंट के लिए, और एक होता है आपका बिल्कुल एंड एग्ज़ाम होते हैं फाइनल एग्ज़ाम जिनको हम कहते हैं, वो होता है आपके सबमिटिव एग्जामिनेशन। अब तो स्कूल में भी होता है FA और SA। नेक्स्ट है इमोशनल कैथारसिस मीन्स, अब इमोशनल कैथारसिस का मतलब क्या रहता है, तो ये रहता है ब्रिंगिंग आउट इमोशनल रिप्रेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन द इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं इंक्लूड होता है किसका इन्वायरमेंट फैक्टर में जो कि आपका डेवलपमेंट का है, तो बीच में ऑप्शन नंबर सी फिजिक तो नहीं आती ना, सबकी अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद, पियाजे के अनुसार कोग्निटिव डेवलपमेंट की जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है वो किसके साथ एसोसिएट होती है, तो वो होती है आपकी इमिटेशन से, यानी कि दूसरे को देख के सीखना, मेमोरी से, या फिर मेंटल रिप्रेजेंटेशन के साथ। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट in the process of teaching learning is based upon the law of effect is learning by। अब लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिए थे, पेवलो ने दिए थे क्या, ये थॉर्नडी के गिरे हैं भाई ये,
3 लॉ दिए थे, है ना। तो ये थे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, तो थॉर्नडिके के नहीं दिया था, वो तो वहीं से देख लें इसको ना। तो ये थॉर्नडिके के ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद, जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है वो किसके साथ एसोसिएट करता है, तो वो करता है 2 फैक्टर थ्योरी के साथ। 23 का ऑप्शन नंबर डी आएगा, नहीं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के साथ आएगा। अब हर आंसर थोड़ा ना 2 फैक्टर थ्योरी ही होगा, तो लॉजिकल मेंटल इंटेलिजेंस होगा आपका LMI, तो ये होगा आपका मेंटल इंटेलिजेंस थ्योरी से रिलेटेड। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन, जो हमारा एक्ट आया था 2009 में, गारंटी फीस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। हाँ ये क्वेश्चन है कि बताइए कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो वो किसके लिए थी, तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन थी। ये हमारे शिक्षक का अधिकार आर्टिकल नंबर 21A के अंडर इसको डाला गया था, ठीक है। नेक्स्ट है अब मुझे ये बताएं कि RTE एक्ट सबसे लास्ट में किस आपका स्टेट या फिर UT में लागू हुआ था। नेक्स्ट है रीजनिंग एंड एनालिसिस आर रिलेटेड टू विच डोमेन ऑफ लर्निंग, जो रीजनिंग है या फिर किसी चीज़ को एनालिसिस करना वो किस डोमेन के अंडर आता है, तो 25 में ऑप्शन नंबर ए कोग्निटिव डोमेन के अंडर आता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा हैज़ बीन डिज़ाइन टू ट्रांसफॉर्म, अब रूसा किसके लिए आया था, ये आया था आपका हायर एजुकेशन के लिए। 26 में का ऑप्शन नंबर बी रहेगा, हायर एजुकेशन के लिए, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री PG की डिग्री उसके लिए आया था। काफ़ी तगड़े वाला फेल हुआ था और ये, ठीक है, हम रूसा से पास आउट हुए हैं, ठीक है। हमें पता था कि जो हम बहुत पढ़ के जाते थे फिर भी नंबर नहीं आते थे, कुछ ऐसे थे जो पढ़ के कुछ नहीं आते थे फिर भी नंबर बहुत ज़्यादा आते थे। नेक्स्ट टाइम सपोज ए स्टूडेंट इज गिविंग आंसर टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर, ही शुड हाउ शुड द टीचर बिहेव। अब क्या हुआ कि स्टूडेंट जो है आंसर दे रहा है बच्चों के साथ, जो भी टीचर पूछ रहा है तो कौन सा बिहेव करेगा टीचर के साथ, मतलब 27 में का ऑप्शन नंबर रहेगा यहाँ पे सी। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट हु इज़ गिविंग द आंसर, हाँ मतलब टीचर क्या करे साथ में उनकी आंखों में आंखें डाल के बोल दी कि हाँ बताओ क्या है आंसर, मतलब बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलती है इस तरह से। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन अ टीचर कैन एनहांस लर्निंग बाय, अब मोटिवेशन के थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के अनुसार टीचर अपनी लर्निंग को एनहांस किस तरह से कर सकता है, तो 28 में एक ऑप्शन नंबर रहेगा आपके पास बी ऑप्शन, सेटिंग रियलिस्टिक एक्सेप्शनल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉजिकल प्रेडिकेट फॉर द कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन शुड बी, तो सी में इसमें क्या रहेगा 29 में एक ऑप्शन नंबर है आपका सी आंसर, प्रमोटिंग होलिस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। लास्ट क्वेश्चन आज का, वन ऑफ द फॉलोइंग कैन डैमेज अ लो अचीवमेंट स्टूडेंट साइकोलॉजी, इनमें से कौन सी चीज़ जो है डैमेज कर सकती है बच्चों की जो लो अचीवमेंट स्टूडेंट को साइकोलॉजिकली, तो 30 का ऑप्शन नंबर है बी। डिस्कसिंग द मार्क, मतलब वही है कि अगर हम क्लास में बच्चों के मार्क्स को इंडिविजुअली डिस्कस कर रहे हैं फिर थोड़ा सा उसको मजाक बना है, तो वो साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बच्चों के लिए, तो ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये थे आज के लिए आपके 60 क्वेश्चन, आई होप मतलब आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, तो ध्यान रखें कुछ भी हैं हो सके तो कुछ चीज़ों को लिख लिया करें, जैसे कुछ स्टेटमेंट आती है उसको लिख लिया करें, या थ्योरीज वगैरह है वो किसने दी थी तो उसको लिख लिया करें, ओके। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो आपका दिन शुभ हो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय हिमाचल।